कि ये क्या थे, एक भूगोलवेता थे और थे कहाँ के दोस्तों, ये थे जर्मनी के थे। इनका एक शिष्य था, शिष्य का नाम क्या था दोस्तों, शिष्य का नाम था गीगर पोल ने क्या किया, इसके अंदर संशोधन किया। जब भी आपको बी दिखाई देगा ना, जब भी आपको बी दिखाई देगा तो निश्चित रूप से या तो आपको उसके साथ में एच दिखाई देगा या फिर उसके साथ में आपको डब्ल्यू 100% आपको दिखाई देने वाला पड़ेगी। ठीक है, तो एडी फटेगी तो एडी से एरीडी, एरिड का मतलब ही मरुस्थल होता है। हेलो हंटर्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप आप सब लोग सही होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं क्या, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के। जैसा कि हमारा पैटर्न होता है कि हम लोग कहानी के माध्यम से, ट्रिक्स के माध्यम से किसी भी टॉपिक को बिल्कुल हमेशा के लिए परमानेंटली याद कर लेते हैं। ठीक उसी सीरीज के अंदर आगे का आज है जलवायु का वर्गीकरण, राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण, और उसके अंदर एक टॉपिक है कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। यदि राजस्थान के जलवायु वर्गीकरण को देखा जाए तो उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना जो होती है ना, वो इसी कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अंदर से आने की होती है। तो आज का ये वीडियो देखने के बाद में आपको हर एक चीज यानी पूरा का पूरा डीपली नॉलेज जो है ना, वो कोपेन से संबंधित आपको मिल जाएगा इस वीडियो के अंदर। इसके बाद में आपको कहीं से कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, जलवायु के वर्गीकरण को जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि व्लादिमीर कोपेन थे कौन और वो कहाँ के थे। तो सीधी सीधी बात है कि ये क्या थे, एक भूगोलवेता थे और थे कहाँ के दोस्तों, ये थे जर्मनी के। तो ऐसा नहीं है कि व्लादिमीर कोपेन से पहले किसी ने भी जो है जलवायु का वर्गीकरण नहीं किया था। हर देश अपने हिसाब से एक जलवायु का वर्गीकरण करके बैठा हुआ था। लेकिन जब ये जो आए थे व्लादिमीर कोपेन और इन्होंने जो है वो जो जलवायु का वर्गीकरण किया, वो पूरी की पूरी दुनिया में स्वीकार्य किया गया, यानी सभी की सहमति बनी और इसीलिए ये इतने ज्यादा फेमस हो गए। फिर कोपेन का जलवायु वर्गीकरण इसलिए इतना ज्यादा फेमस है। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि इन्होंने ये जो जलवायु का वर्गीकरण है वो कब पेश किया था। इन्होंने जलवायु का वर्गीकरण जो है दोस्तों वो 1900 में इन्होंने जो है राजस्थान की जलवायु का 1900 में, सन 1900 में क्या किया था, राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण इन्होंने, राजस्थान जलवायु का वर्गीकरण जो है इन्होंने पेश किया था। ठीक है, इसके बाद में देखो, याद करने के लिए मैं बताता हूं कि डेट्स को कैसे याद करना। आप देखो 0 हो गया ना, 1900 आ गया, 1900 के बाद में 18 आ गया, फिर 36 आ गया, 18 का पहाड़ा बोलते जाओ यानी 1918। इसके बाद में 1918 इंपॉर्टेंट है, 18 दूनी 36 यानी 1936 भी इंपॉर्टेंट है, 18 दूनी 36 और 18 3 54 यानी 1954 नहीं 1953 जो है वो भी व्लादिमीर कोपेन से संबंधित जो है क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स है। अब इनके अंदर हुआ क्या था वो देखिए आप। 1900 के अंदर तो जो है इन्होंने जलवायु का वर्गीकरण पेश कर दिया राजस्थान की जलवायु का, और 1918 में इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसके अंदर जो है वो संशोधन किया और संशोधन करके जो है वो वनस्पति के आधार के ऊपर, वनस्पति को इन्होंने आधार माना और वनस्पति को आधार मान करके इन्होंने इस जलवायु के वर्गीकरण को पेश किया। इनका कहना था कि यदि आपको किसी भी जगह की, पूरी की पूरी दुनिया में किसी जगह की जलवायु के बारे में पता लगाना है तो सबसे शानदार और सबसे बढ़िया तरीका है कि आप वहां की वनस्पति का अध्ययन करो। और वहां की वनस्पति का यदि आपने अध्ययन कर लिया तो आपको इजीली पता लग जाएगा कि यहाँ की जलवायु कैसी है। ये था किनका, कोपेन का मानना था। ऐसा नहीं है कि केवल और केवल इन्होंने एक वनस्पति को ही आधार माना था, वनस्पति के अलावा भी इन्होंने जो है तापमान को भी इंपॉर्टेंस दी थी, तापमान को भी, और तापमान के बाद में इन्होंने जो है वो वर्षा को भी इंपॉर्टेंट माना था। तो ये सारे की सारी तीनों चीजों को इन्होंने इंपॉर्टेंट माना था। लेकिन यदि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ गया था कि आ जाता है कि कोपेन का जलवायु वर्गीकरण किसके ऊपर आधारित है, और ऑप्शन के अंदर मान लो कि ये तीनों तो आएंगे ही आएंगे, वनस्पति, वर्षा और तापमान आएगा, तो आपको वहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी चीज लगनी चाहिए, वहां पर आपको लगनी चाहिए वनस्पति। तो कोपेन ने जो जलवायु का वर्गीकरण पेश किया था वो वनस्पति के आधार पर किया था। अब समस्या ये आ गई कि आप इसको याद कैसे करोगे, क्योंकि इसके बाद में ट्रिवार्था आएगा, उसके बाद में थॉर्नमेट आएगा, किसी ने जो है वर्षा को आधार मान करके, किसी ने तापमान को आधार मान करके, और फिर आप जो है सारा का सारा कंफ्यूजन हो जाएगा। अब देखना, मैं इसको हमेशा के लिए क्लियर करवा देता हूं। आपको एक चीज याद होगी, चाय पत्ती नहीं याद रखते हो क्या आप? चाय पत्ती किस में डालते हो, कप में डालते हो। तो ये रहा आपका चाय का कप और ये हमने कोपेन साहब को पकड़ा दिया, और इसके अंदर ये क्या डाली हुई है, ये चाय पत्तियां डाली हुई है। चाय पत्ती से वनस्पति, कप से कोपेन कर लेना। ये क्या है दोस्तों, ये है कप, कप से हो जाएगा कोपेन, और ये इसके अंदर क्या डाल रखी है अपन ने, चाय पत्ती से कर देंगे वनस्पति। दिमाग में हमेशा के लिए ये अब याद हो जाएगा। अब बात करते हैं कि 1936 में क्या हुआ था। 1936 के अंदर जो है इसको मान्यता मिली थी,
मान्यता प्राप्त हो गई थी इसको। ये जो कोपेन ने जो जलवायु का वर्गीकरण किया था उसको मान्यता कब प्राप्त हुई? 1936 के अंदर। इसके बाद में बात करते हैं 1953 के अंदर। 1953 में ये हुआ कि ये जो कोपेन थे इनका एक शिष्य था। शिष्य का नाम क्या था दोस्तों? शिष्य का नाम था गीगर पोल। गीगर पोल ने क्या किया? इसके अंदर संशोधन किया। गीगर पोल ने जो है इसको संशोधन किया। अब गीगर पोल ने यदि इसको संशोधित कर दिया तो इसके बाद में इसका नाम क्या पड़ गया? इसका नाम पड़ गया गीगर पोल का वर्गीकरण भी। गीगर पोल का वर्गीकरण भी इसी को कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है, वर्गीकरण। गीगर पोल का वर्गीकरण भी इसी को कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि गीगर पोल का वर्गीकरण किसको कहते हैं? कोपेन के जलवायु वर्गीकरण को, या ट्रिवार्था के, या थॉर्नवेट के। तो यहां से अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? गीगर पोल का वर्गीकरण। तो देखिए ये तो था क्या था? ये तो था थोड़ा सा जो है कोपेन के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पॉइंट्स। तो यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। अब बढ़ते हैं अपन इस जलवायु वर्गीकरण की तरफ। तो कोपेन ने पूरी की पूरी दुनिया को 5 हिस्सों में बांट दिया। पूरी की पूरी पृथ्वी को जो है इन्होंने 5 हिस्सों में बांटा। देखो ये पूरा का पूरा पृथ्वी है और इसको इन्होंने इस 5 हिस्सों में बांटा। कौन सा? ये जो बीच वाला हिस्सा है ना, ये उष्ण कटिबंधीय है। इसके बाद में ये जो ऊपर वाला है और ये जो नीचे वाला है, ये क्या है? ये शीत कटिबंधीय है। ये उत्तरी शीत कटिबंध हो गया। ये नीचे वाला जो है वो दक्षिणी शीत कटिबंध हो गया। बीच के अंदर इसको क्या बोलते हैं? ये उष्ण कटिबंध। अब ये जो बीच में ये यहां पर बच गया और ये जो यहां पर बच गया ना, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। यानी यहां पर थोड़ा सा शीत भी है और उष्ण भी है, गर्मी भी है। ये 23-23.5 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री तक क्या है? उष्ण है, और उसके बाद में शीत कटिबंध है। तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? शीतोष्ण कटिबंध। और ये कौन सा है? ये उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध हो गया, और ये कौन सा हो गया? दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध हो गया। पूरी दुनिया को जो है 5 हिस्सों में बांटने के बाद में अब इन्होंने कुछ जो है कुछ अल्फाबेट्स भी दिए। अब जब हम आगे पढ़ेंगे ना तो देखेंगे कि बी का मतलब क्या होता है, सी का मतलब क्या होता है, वो सारी की सारी चीजें अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। अब देखिए यदि आप इसको देखोगे ना तो इसके अंदर कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण हुआ था उसके अंदर ए, बी, सी, डी और ई, ये 5 अल्फाबेट थोड़े से इंपॉर्टेंट है। 5 हिस्सों में पूरी की पूरी दुनिया को इन्होंने बांटा था। जरा देखिए ये टेम्परेचर का घटता हुआ क्रम है। यहाँ पर क्या है? ये उष्ण कटिबंधीय जलवायु है, ये शुष्क जलवायु है, ये शीतोष्ण कटिबंधीय है, ये शीत जलवायु है और ये ध्रुवीय जलवायु है। यानी सबसे कम टेम्परेचर यदि कहाँ पर मिलेगा ना आपको, तो ध्रुवीय में मिलेगा। और सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर मिलेगा तो वो कहाँ पर मिलेगा? उष्ण कटिबंधीय मिलेगा। अब यदि आपको ए मिल गया, कहीं पर ए मिल जाता है तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर जो है टेम्परेचर ज्यादा रहने वाला है। ठीक है। दूसरे नंबर पर बी यदि मिल गया कहीं पर तो आपको मिल जाएगा कि थोड़ा सा जो है टेम्परेचर कम रहेगा यहाँ पर। ये शुष्क जलवायु है। इसके अलावा ये जितने भी है ना, ये सारे के सारे ये आर्द्र जलवायु वाले हैं। यानी यहाँ के ऊपर जो है वाष्प जो है इसकी वातावरण के अंदर होने वाली है। देखिए किसकी बात करता हूं मैं? ए, सी, डी और ई, ये सारे के सारे क्या हैं दोस्तों? ये सारे के सारे आर्द्र जलवायु वाले हैं, आर्द्र जलवायु वाले हैं। और यदि मैं बी की बात करता हूं ना तो बी क्या है दोस्तों? बी है शुष्क जलवायु वाला, शुष्क जलवायु वाला। ठीक है। अब देखना इनका टेम्परेचर के बारे में मैं थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात करता हूं यहां पर। सबसे पहले ये 18 डिग्री सेंटीग्रेड इसका एवरेज टेम्परेचर होता है। ये शुष्क जलवायु वाला है ना, इसकी खासियत क्या है? इसके अंदर ये है कि जितनी वर्षा होती है ना उससे कहीं ज्यादा इसके अंदर क्या हो जाता है? वाष्पोत्सर्जन हो जाता है। यानी वर्षा की तुलना में क्या होता है? वाष्पीकरण इसमें अधिक होता है। वाष्पीकरण जो है वो अधिक यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है। इसके बाद में ये नंबर 3 के ऊपर बात करूं तो 3 डिग्री से लेकर के 18 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य यहाँ पर तापमान रहता है। और ये जो है ये डी और ई दोनों है ना, ये राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये कोई काम के नहीं है। राजस्थान की जो जलवायु है उसके अंदर ए, बी और सी ये 3 ही आने वाले हैं। अब देखते हैं अपन आगे और क्या। देखो ये जो है ना बी को फिर उप विभागों में और बांट दिया, यानी इसके सब जो है वो टुकड़े और कर दिए। एक तो एस आएगा और एक डब्ल्यू आएगा। अब जब भी आपको बी दिखाई देगा ना, तो निश्चित रूप से या तो आपको उसके साथ में एस दिखाई देगा या फिर उसके साथ में आपको डब्ल्यू 100% आपको दिखाई देने वाला है। ठीक है। थोड़े से समझते जाना, ये थोड़ा सा डीपली आज मैं अपन पूरा ही जो है इसको कोपेन को पूरी तरीके से समाप्त करने वाले हैं। ट्रिक भी आने वाली है आगे आपको, जो ये इनके एरियाज है ना इनको हम लोग ट्रिक के माध्यम से देख लेंगे। ठीक है। अब देखो बी के साथ में या तो एस आपको देखने को मिलेगा या बी के साथ में हमेशा ही जो है वो डब्ल्यू आपको देखने को मिलेगा। ये एस और डब्ल्यू दोनों क्या है वो बड़े हैं। अब बी का मतलब क्या है? बी का मतलब एस का मतलब है अर्ध मरुस्थलीय या फिर स्टेपी प्रदेश, और फिर जो है वो मरुस्थलीय प्रदेश या शुष्क प्रदेश इसको बोलते हैं। ये जो है इसका मतलब डब्ल्यू का मतलब आ गया। ठीक है दोस्तों। अब देखो
ये तो बड़े अल्फाबेट्स हैं, A B C D E और S और W, ये सारे के सारे कैपिटल लेटर में आएंगे। स्मॉल लेटर में भी अपने को देखने को मिलते हैं, तो ये 3 अल्फाबेट आपको स्मॉल लेटर में देखने को मिलेगी। W का मतलब क्या होता है? W का मतलब होता है कि शीत ऋतु शुष्क रहेगी और वर्षा जो है वो केवल कब होगी? वो ग्रीष्म ऋतु के अंदर ही केवल और केवल वर्षा जो है होने वाली है। H का मतलब क्या है? H का मतलब है कि 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक औसत जो है वो वार्षिक तापमान यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब कहीं पर आपको G दिखाई दे गया, तो G का मतलब क्या हो गया? वर्षा ऋतु से पहले वहां पर ग्रीष्म ऋतु डेफिनेटली आने वाली है। ये थे। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं भाई साहब, I भी है और भी है, लेकिन अपने काम के राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल और केवल ये 3 है काम के। इधर से यदि देखा जाए तो इधर भी ये 3 ही कोपिन के वर्गीकरण के अंदर आते हैं और फिर ये 2 जो नीचे से आते हैं। अब बढ़ते हैं अपन आगे और देखते हैं कि राजस्थान का जो पूरा का पूरा भूभाग है उसको कोपेन ने 4 हिस्सों में बांटा था। पहले तो 3 हिस्सों में बांटा था, फिर उसके अंदर जब संशोधन किया तो इसको 4 हिस्सों में बांट दिया। सबसे पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये एरिया है और चौथा ये एरिया है। अब देखो मैं ट्रिक बताता हूँ आपको याद कैसे करना है। ये वाला जो एरिया है ना, ये भूमि पूरी तरह से वेस्ट ही वेस्ट पड़ी है। आपको पता है ना यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मरुस्थल है, भूमि कोई काम की नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ कि भूमि वेस्ट ही वेस्ट है। भूमि कैसी है? भूमि वेस्ट ही वेस्ट है। अब इससे क्या होगा सर याद? अब इससे याद होने वाला है, देखो भूमि वेस्ट ही वेस्ट, BWHW, भूमि वेस्ट ही वेस्ट पड़ी है। अब अगली बात मैं करता हूं क्या? देखो बरसात जब भी आती है, मानसून जब भी आता है, वो किधर से आता है? वो अठीनु आवे है, कठिनु आवे है, अठीनु आवे है, आवे है, कठिनु आवे है। देखो इस साइड से बांसवाड़ा या डूंगरपुर वाली साइड से आवे है ना, आवे है AW, आवे AW, यहां से ये याद हो जाएगा। अब देखना जरा, मैंने क्या कहा था? यहां पर देखो आपको BWHW है ना, तो ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, इसके अंदर भी सब कुछ सेम टू सेम आने वाला है। लेकिन यदि इसके हिसाब से देखा जाए तो BW यदि आ चुका है तो अब इसके साथ में क्या आएगा? BSHW आ जाएगा। अब S का नंबर है इसके साथ में, तो अब इस एरिया को कैसे याद करेंगे अपन? अब यहां पर कर देंगे अपन BSHW। अभी इनकी खासियत क्या है, विशेषता क्या है, वो सारा का सारा अपन जो है वो आगे देखने वाले हैं। ठीक है, अभी तो मैं ट्रिक के माध्यम से आपको ये चीजें याद करवा रहा हूं। अब ये जो बच गया ना बीच में, ये CWG, इतना सा याद कर लेना आप। सारी की सारी चीजें आपको इजीली याद हो गई होगी। देखो ये AW है, ये भूमि वेस्ट ही वेस्ट है। अब ये SW, यानी W की जगह पे S लगा देना, सारा मामला यहां पर सेट हो गया। बस 4 हिस्सों के अंदर राजस्थान को कोपेन ने बांटा था। अब बढ़ते हैं अपन आगे और देखते हैं, देखो इनकी खासियत क्या है, इनका नाम ऐसे क्यों दिया गया है अलग अलग प्रकार से। ठीक है, वो देखते हैं अपन यहाँ पर। देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ किसकी? BWHW की मैं बात करता हूँ। तो BWHW का फुल फॉर्म अब आप इजीली बता सकते हो। देखिए BWHW यहां पर चलेंगे ना अपन, तो B का मतलब क्या है? देखो B का मतलब है शुष्क जलवायु है। ठीक है, BW का मतलब क्या होगा? मरुस्थलीय प्रदेश, यानी शुष्क जलवायु मरुस्थलीय प्रदेश। H का मतलब क्या है? H का मतलब ये टेम्परेचर वाला है। और W का मतलब क्या है? यहाँ पर शीत ऋतु शुष्क रहेगी और वर्षा जो है वो केवल ग्रीष्म ऋतु में आने वाली है। सारा का सारा आप लोग इजीली यहाँ पर इस नाम से आप बता सकते हो। इसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। देखो इसको बोलते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर इसको बोलते हैं उष्ण मरुस्थलीय। ठीक है, शुष्क जलवायु, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश या जलवायु, इसी को बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं इसकी खासियत क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं। देखो वर्षा जो है ना यहाँ पर बहुत ही कम होती है। आपको भी पता है ये रेगिस्तानी एरिया है, भूमि वेस्ट ही वेस्ट मैंने बताया था। वहां पर वर्षा कितनी होगी? वर्षा यहाँ पर होती है 10 से लेकर के 20 सेंटीमीटर के बीच में होती है, बहुत ही कम होती है। टेम्परेचर की यदि मैं बात करूँ ना, तो टेम्परेचर जो है वो ग्रीष्म काल में कितना रहता है? वो रहता है 35 डिग्री। एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ, ये एवरेज है। और यहाँ पर यदि मैं शीत ऋतु की यदि बात करूँ तो यहाँ पर 12 से लेकर के 18 डिग्री सेंटीग्रेड ये एवरेज तापमान है। अब बढ़ते हैं आप अपना आगे। विस्तार, क्या विस्तार बताने की जरूरत है क्या? ये आपको विस्तार इसका दिखाई नहीं दे रहा है क्या? देखो जैसलमेर आ गया, फलोदी आ गया, बीकानेर आ गया, अनूपगढ़ आ गया, गंगानगर आ गया और हनुमानगढ़ आ गया। ठीक है, उत्तरी हिस्सा किसका? बीकानेर का यदि देखा जाए तो पश्चिमी हिस्सा आ गया, जैसलमेर का पश्चिमी हिस्सा, फलोदी का पश्चिमी हिस्सा। तो ये चीजें अपने दिमाग में, ये जो चित्र बन गया है इसके बाद में हम लोग जो है इजीली देख सकते हैं। अब विस्तार लिखने की यहाँ पर हमारे को कोई जरूरत है नहीं। अब बढ़ते हैं अपन आगे, और प्रतिनिधि जिला कौन सा है यहाँ पर? प्रतिनिधि जिला जो है वो है दोस्तों इसका बीकानेर। और वनस्पति कैसी आएगी यहाँ पर? वनस्पति आएगी जीरो फाइट्स। वनस्पति जो आने वाली है वो क्या है?
जीरोफाइट्स, यहाँ पर वनस्पति आएगी। और मृदा कैसी होगी दोस्तों, मृदा होगी एरिडीसोल्स, एरिडीसोल्स। अब याद कैसे करोगे, देखो रेगिस्तान में यदि आप लोग चलोगे तो आपकी एडी फटेगी कि नहीं फटेगी, तो एडी फटेगी तो एडी से एरिडी, एडी से एरिडी। एरिड का मतलब ही मरुस्थल होता है इंग्लिश के अंदर, वैसे देखा जाए यदि भाषा के अंदर तो एरिड का मतलब क्या होता है दोस्तों, मरुस्थल ही होता है। लेकिन अपन ट्रिक के लिए याद कर लेंगे कि एरिडी से कर लेंगे एडी, और एडी कहाँ फटेगी, मरुस्थल की मिट्टी में। यदि अपन बिना चप्पलों के चलते हैं तो वहां पर क्या होगा, अपनी एडी फट जाएगी, एडी फट जाएगी। वहां पर कोई फल फ्रूट होते हैं या कोई अच्छी वनस्पति होती है क्या, जीरो वनस्पति होती है, वहां पर कोई वनस्पति नहीं होती। जीरो फाइट्स का मतलब क्या होता है, जो नागफनी है, जो आंकड़ा है, समझ रहे हो ना आप लोग, जो मरुस्थल के अंदर होने वाली है वो उसको क्या बोलते हैं, जीरो फाइट्स, जीरो फाइट्स। एरिडी यानी एडी फट जाएगी, जीरो का मतलब जीरो यानी कुछ भी नहीं मिलने वाला है वहां पे। अब बढ़ते हैं अपन नंबर 2 के ऊपर, और उष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, इसको क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश इसको बोलते हैं। इसके अंदर बरसात थोड़ी सी ज़्यादा होती है इसकी तुलना में, और बरसात जो है वो 20 से लेकर के 40 सेंटीमीटर के मध्य में होती है। इसका टेम्परेचर गर्मियों में तो 30 से लेकर के 35 डिग्री सेंटीग्रेड एवरेज रहता है, और यहाँ पर जो है 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड एवरेज यहाँ पर रहता है। भूमध्य रेखा के आसपास का जो एरिया है ना, ये वाला एरिया देखो, यहाँ पर बरसात भी बड़ी ज़बरदस्त होती है। ये वाला जो एरिया है यहाँ पर गर्मी भी ज़बरदस्त पड़ती है तो बरसात भी ज़बरदस्त होती है। ऐसा कैसे, गर्मी जितनी ज़्यादा पड़ेगी वातपोत्सर्जन की क्रिया उतनी ज्यादा होगी, और बरसात भी वहां पर जो है वो उतनी ही ज्यादा यहां पर होने वाली है। अब बढ़ते हैं अपन आगे और चलते हैं किधर, प्रतिनिधि जिला जो है वो कौन सा है दोस्तों, वो है नागौर। प्रतिनिधि जिला जो है नागौर। अब वनस्पति कौन सी हो जाएगी, स्टेपी तुल्य, अब ये भी मैं याद करवा दूंगा आपको। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंटीसोल्स, यहाँ पर जो है मिट्टी पाई जाएगी। कौन सी मिट्टी होती है ये होती है पीली भूरी मृदा होती है ये, ठीक है। अब देखना याद कैसे करेंगे, ये देखो ये क्या है, ये BSHW है। यहाँ पर क्या है, अरावली का एरिया आ जाता है, यानी जो पहाड़ी इलाका है वहां पर आ जाता है। पहाड़ों के ऊपर आंटी आपकी कैसे चढ़ेगी, आंटी धीरे धीरे तो चढ़ पाएगी, आप तो भाग के चढ़ जाओगे, लेकिन आपकी जो आंटी है वो कैसे चढ़ेगी, वो स्टेप वाइज स्टेप चढ़ेगी। देखो आंटी से हो जाएगा एंटीसोल्स, स्टेप वाइज यानी स्टेप 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 टू स्टेप वहां पर चढ़ने वाली है। तो वनस्पति यहां पर कैसे हो जाएगी, स्टेपी तुल्य, और मृदा जो है वो एंटीसोल्स आ जाएगी। तो दोनों चीजें आपको याद हो गई है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है, ये BSHW है, यानी कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण हुआ है उसके अंदर क्षेत्रफल की दृष्टि से ये क्या है, BSHW सबसे ज्यादा है एरिया वाइज, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन आगे और देखते हैं, नेक्स्ट के अंदर बढ़ते हैं कि यहां पर बरसात कितनी होती है CWG के अंदर, 40 से लेकर के 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। अब इसका तापमान कितना रहता है, ये होता है जो है 28 से लेकर के 34 डिग्री सेंटीग्रेड और 12 से लेकर के 18 डिग्री सेंटीग्रेड। अब धीरे धीरे आप लोग देख रहे हैं ना, टेम्परेचर कम हो रहा है, ठीक है, और बरसात यहाँ पर ज्यादा होती जा रही है। जैसे जैसे राजस्थान के इस एरिया से यानी पश्चिम से लेकर के पूर्व की तरफ अपन बढ़ रहे हैं, यानी इधर जब अपन बढ़ेंगे तो क्या होता है, टेम्परेचर डाउन जाता है, बरसात की ज्यादा मात्रा होती है। अब विस्तार की यदि मैं बात करूं तो ये विस्तार के अंदर ये सारे के सारे जिले आ गए। अब इतने सारे जिलों को लिखने का कोई फायदा नहीं है, इमेज आपके दिमाग में सेट हो गई ना। क्या देखो यहाँ पर कोटपुतली बहरोड आ गया, जयपुर आ गया, दुद्दू आ गया, अजमेर आ गया, केंकड़ी, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारा, बूंदी, शाहपुरा, टोंक, सवाईमाधोपुर, करौली, गंगापुर सिटी, धौलपुर, भरतपुर, डिग, अलवर, दौसा और ये खेरथल। इतने सारे जिले जो है वो इसी एरिया के अंदर है। अब पॉसिबल नहीं है कि मैं यहाँ इतनी सी जगह के अंदर इन सारे जिलों का नाम लिख पाऊं, तो आप लोग इजीली यहाँ पर देख लेना। प्रतिनिधि जिला कौन सा है, इसका प्रतिनिधि जिला जो है वो दोस्तों टोंक है। अब बढ़ते हैं, वनस्पति क्या है, वनस्पति यहां पर जो है मिश्रित पतझड़ वन यहां पर मिलते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, दोकड़ा वन। पूरे के पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यही मिलते हैं, मिश्रित पतझड़ वन यहां पर आपको देखने को मिलते हैं। और यहां पर क्या होते हैं, एल्फीसोल्स। ये कौन सी होती है, ये जलोढ़ मृदा। और यही वो इलाका है जिसके अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है, बीहड़ पाया जाता है, बीहड़ क्षेत्र, यही इसी को बोलते हैं। और क्या है, बीहड़ की रानी या बीहड़ का राजा, दोनों के दोनों इसी एरिया के अंदर हैं, दिखाई दे रहे होंगे ना आपको। बीहड़ की रानी करौली और ये राजा धौलपुर, दोनों के दोनों इसी एरिया में हैं। तो सबसे ज्यादा बीहड़ जो वो कहां पर मिलेगी, CWG के अंदर मिलेगी। इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम है उप आर्द्र जलवायु प्रदेश
तो सी यदि आ गया ना तो अब ये आर्द्र इलाका ही है। बी का मतलब क्या होता है, शुष्क इलाका, बाकी का सारा क्या होगा, आर्द्र इलाका होगा। अब बढ़ते हैं अपन आगे AW। AW का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। ठीक है, सबसे ज्यादा बरसात इसी इलाके में होती है। कितनी होती है, 80 से लेकर के 100 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है। यहाँ का टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और सर्दियों के अंदर 12 डिग्री से लेकर के 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। विस्तार आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, कौन सा विस्तार है, देखो सलूम्बर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और ये झालावाड़ और कोटा और बारां का कुछ हिस्सा, ये सारा का सारा जो क्या है, इसी का एरिया है। अब बात करते हैं कि प्रतिनिधि जिला कौन सा है, प्रतिनिधि जिला है इसका डूंगरपुर। ठीक है, और यहां पर वनस्पति कौन सी है, सवाना तुल्य वनस्पति है और मृदा जो है वो कौन सी हो जाएगी, वर्टिसोल्स। ठीक है, ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लाल लोमी मध्यम काली मृदा। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से कोपे ने जो वर्गीकरण किया 4 हिस्सों में बांटा था, उसके अंदर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम कौन सा है, ये AW ही जो है वो सबसे कम है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, आप इनको नोट कर लेना। याद करने में मैंने सारी की सारी चीज़ों की ट्रिक जो है वो बहुत इजीली बता दी। देखो भूमि यहाँ पर वेस्ट ही वेस्ट है, अब W को चेंज करके यहाँ पे S डाल देंगे तो ये दूसरा नंबर का हो जाएगा। बारिश इधर से ही आवे है AW इधर से हो जाएगा, फिर क्या है CWG हो जाएगा, CWG। ये बिल्कुल इजीली है। ये सारी की सारी खासियत है। क्वेश्चन जो आने की संभावना रहती है ना वो यहीं से आती है, इन्हीं में से आता है, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी यहीं से होती है। ठीक है, इसके अलावा और क्या बच गया है, इसके अलावा ये एक सामान्य सी बातें थी। तो इस प्रकार से जो यदि देखा जाए ना तो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने सारे के सारे यहाँ पर याद करवा दिए हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो राजस्थान के जीके के संबंधित मैंने 4 प्लेलिस्ट यहाँ पर बनाई है, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी और हिस्ट्री की। चारों की चारों प्लेलिस्ट यदि आप चेक कर लेंगे तो मजा आ जाएगा, क्योंकि मैंने एक एक चीज़ को ट्रिक के माध्यम से हमेशा के लिख के से याद कर सकते हैं, वो सारा का सारा मैंने आपको बताया है। इसके अलावा यदि आप राजस्थान के मुख्यमंत्रियों से संबंधित ट्रिक देखना चाहते हैं तो वो वीडियो आपको जो है यहाँ पर मिल जाएगा या मैं वहां पर लास्ट में डाल दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई ट्रिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।